Good morning, all of you. Now we are going to discuss about the important mechanical properties of metal. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझना जरूरी है, प्रॉपर्टीज जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्टीज नहीं जानोगे मटेरियल का, तो उस मेटल का यूज कहाँ पे करना है ये अपने को डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होगा। प्रॉपर्टीज जानोगे तभी अपने को समझ में आएगा कि कौन सा मेटल से अपन प्लेट बना सकते हैं, कौन सा मेटल का वायर बना सकते हैं, किस मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो कितना उसका स्टिफनेस है, कौन सा स्प्रिंग कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अपने को प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, किसका स्ट्रेंथ कितना है, तो ये सब अपने को प्रॉपर्टीज में ही पता चलता है। तो प्रॉपर्टी हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला अपन कर रहे हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? तो स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस विदाउट ब्रेकिंग और फ्रैक्चर। इट मीन्स कि जब भी किसी बॉडी पे, मान लो ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने किसी तरह का फोर्स लगाया, ये 10 न्यूटन लगाए, 20 न्यूटन लगाए, 30 न्यूटन लगाए, तो कितना वो लिस्ट फोर्स है जिस पे ये ब्रेक होने स्टार्ट हो जाए। तो जस्ट उसके पहले वाला फोर्स, मतलब इस ऑब्जेक्ट को, इस मेटल को टूटने के जस्ट पहले का जितना फोर्स है उसको अपन स्ट्रेंथ कहते हैं। लेट मी सपोज कि ये आयरन का रॉड है अपने पास, आयरन का वर्कपीस है। ये आयरन का स्ट्रेंथ कितना है, मतलब इस मेटल पे अपन कितना लोड लगा सकते हैं, इस तरह से इस पे कितना लोड लगा सकते हैं। यहाँ पे मान लो कितना केजी का वेट यहाँ पे इस पे लगा सकते हैं, कितना लोड इस पे लगा सकते हैं कि ये ब्रेक ना हो, टूटे नहीं। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी, इस चीज़ का एबिलिटी है बिना टूटे ये कितना लोड बियर कर सकता है, उसको हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। स्टिफनेस पे आते हैं, सेकंड नंबर का वर्ड में। स्ट्रेंथ क्लियर है, पहले भी क्लास में बताए हैं। स्टिफनेस पे आते हैं। स्टिफनेस कहने का क्या मीन है? स्टिफनेस कहने का मतलब होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड का मतलब कितना लोड दे रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे कि वो डिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, कितना डिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है। इसको और अच्छे से डिफाइन करें तो अपन बोलते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस, तो इसको समझते हैं होता क्या है। रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस कहने का क्या मतलब? लेट मी सपोज यहाँ पे अपन एक स्प्रिंग बनाए हैं, ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग पे मान लो कि अपन कुछ लोड लगा रहे हैं, ऊपर से लोड लगा रहे हैं। लोड मान लो, लोड क्या, मास लगा रहे हैं। मास अपन यहाँ पे रखे हैं 2 kg का मास लगा रहे हैं। मास इस पे वेट रखे हो, मास दिए, तो मास से आप वेट ने कन्वर्ट कर लीजिए फोर्स में। वेट इज इक्वल टू mg कहते हो, यानी 2 × 10 यानी कि 20। अब ये 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाने पे, 20 न्यूटन का फोर्स लगाने पे इस स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। मान लो ये मेरे पास एक स्केल लगाएं और इसने 20 न्यूटन वेट लगाने से, 20 न्यूटन फोर्स देने से ये इसने जो डिफ्लेक्शन गेन किया, इसमें मान लो 5 का डिफ्लेक्शन आया। तो 5 का डिफ्लेक्शन जो आया, तो हम लोग इसमें से स्टिफनेस अगर पूछे, स्टिफनेस अगर निकालना हो, या तो ऐसे आप बोल सकते हो कि 5 mm का अगर डिफ्लेक्शन आता है अपना, 5 mm का डिफ्लेक्शन अगर आया, तो हम लोग कहें कि 5 mm डिफ्लेक्शन आया 20 न्यूटन फोर्स देने पे। ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स देने पे 5 mm का डिफ्लेक्शन आया। नहीं दिख रहा है? हाँ, क्लियर। 5 mm का डिफ्लेक्शन आया 20 न्यूटन, तो 1 mm का डिफ्लेक्शन कितना? तो 20/5, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि ये जो है इस चीज़ का स्टिफनेस कितना है इसका, तो स्टिफनेस है इसका 4 Nm। आप लोग को क्लियर होगा। स्टिफनेस, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड कितना दिए 20, डिफ्लेक्शन कितना था तो 5,
तो 25 mm का डिफ्लेक्शन आया 20 न्यूटन का लोड देने पे, 20 न्यूटन का लोड दिए इस स्प्रिंग पे, तो 5 mm का डिफ्लेक्शन आया इसमें। तो हम लोग स्टिफनेस निकालें तो 4 न्यूटन पर mm, मतलब कि 4 न्यूटन फोर्स हमको चाहिए 1 mm इसको डिफ्लेक्शन करने के लिए। मतलब कि आप लोग जो स्प्रिंग देखते हैं, स्प्रिंग हम लोग जो देखते हैं इस तरह का स्प्रिंग जो देखते हैं, ये पेन का स्प्रिंग पेन में भी होता है, ट्रेन में भी होता है, और भी बहुत ज़्यादा पहिया व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में देखते हैं। सॉकर के साइड में, टू व्हीलर में सॉकर में स्प्रिंग दिया जाता है। तो वो स्टिफनेस डिपेंड करता है कि स्टिफनेस उसका कितना है। अगर अपन इसको हाथ से भी दबा रहे हैं, मतलब कि ये थोड़ा सा फोर्स लगाने से भी ये दब रहा है, यानी कि 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए 4 न्यूटन। अब मान लो कि आपके पास ट्रेन में लगाना है, तो वहाँ पे स्टिफनेस हमको बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा वहाँ पे हमको 1000 न्यूटन पर mm इस टाइप से एग्जांपल दे रहा है, तो ये ज़्यादा स्टिफ हो गया, मतलब कि हैवी, बहुत ज़्यादा 1000 न्यूटन इस पे फोर्स लगाओगे, इस स्प्रिंग के पे 1000 न्यूटन फोर्स लगाओगे तब डिफ्लेक्ट करेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि डिफ्लेक्शन सिर्फ स्प्रिंग में, आपका डिफ्लेक्शन बहुत जगह दिखता है, जैसे चारपाई वगैरह में जो बिना टूटे हुए आपका डिफ्लेक्ट होता है। ये मेटल भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि डिफ्लेक्ट होता है, फोर्स लगाने से वो टूटता तो नहीं है, लेकिन वो डिफ्लेक्शन उसमें आ जाता है। इस तरह से अगर ये है, इस तरह से मेटल है, इस पर आप फोर्स लगाएं तो ये ऐसा कुछ होता है। तो इस टाइप से जो होता है इसको अपन डिफ्लेक्शन कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं। स्टिफनेस इसका मेजर करने का रूल है कि कितना लोड लगाने से उसमें कितना mm का डिफ्लेक्शन आया, तो उस तरह से स्टिफनेस अपन फाइंड आउट कर लेते हैं कि स्टिफनेस कितना में कितना का आया। ठीक है, ये है स्टिफनेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इलास्टिसिटी। 3rd नंबर अपन करने जा रहे हैं। दोनों क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। 3rd नंबर है अपना, 3rd नंबर पे आते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी कहने का क्या मीन होता है? इलास्टिसिटी का मतलब है कि आपने अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, टेंसाइल दोनों साइड से फोर्स लगाए, इलोंगेट कर रहे हैं, और उस फोर्स को अगर रिमूव कर रहे हैं तो वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसको और अगर डिटेल से डिफाइन करना हो तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रीअगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड। ठीक है, जितना भी उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, जो भी उसके लेंथ में चेंजिंग आ रहा है, अगर आप एक्सटर्नल लोड को रिमूव कर रहे हैं तो फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जैसे आप मान लो कि इस पे दोनों साइड से फोर्स लगाएं, ये अपने शेप से थोड़ा सा इलोंगेट हुआ। चलो इसमें नहीं देख रहा है, रबर में देखिए बताने के लिए। ये मेरे पास एक रबर है, ये एक रबर है, इसको आपने दोनों साइड से खींचे, ये देखो इसका लेंथ इंक्रीज हुआ, इसका लेंथ जो है इंक्रीज हुआ। इसको अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स हटा दिए दोनों साइड से तो ये फिर से ओरिजिनल शेप में आ गया। अगर आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं दोनों साइड से, इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, हटा रहे हैं, ये ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है फिर से। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कहने का क्या मतलब है? जब आप एक्सटर्नल अप्लाइड लोड रिमूव कर रहे हैं और वो फिर से अपने प्रॉपर ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, अब इलास्टिसिटी अगर पूछे किस चीज़ में ज़्यादा है, रबर में, स्टील में, आयरन में, तो हम लोग ऐसा समझते हैं ये लोड पे डिपेंडेंट है। ये जो होता है इसका इलास्टिक लिमिट रबर का कम होता है, क्योंकि आपको ये दिखता है, आपने थोड़ा सा लोड अप्लाई किया और ये इलास्टिसिटी गेन कर लिया। और अगर ज़्यादा आप लोड अप्लाई कर दोगे ना तो ये अपना शेप से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए रबर का इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं होता, स्टील का इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। डैट मीन ये स्टील रॉड है, इसको पे आप जब फोर्स लगाओगे, फोर्स लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और फोर्स रिमूव किए तो आपका ओरिजिनल शेप में, लेकिन ये अपन इस नेक्ड आई से इसको देख नहीं पा रहे हैं। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप और लैब में जाना होगा। ये और फोर्स लगाइए, और फोर्स लगाइए, थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, फिर भी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मतलब ये ज़्यादा लोड बियर करने का कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए स्टील को बोलते हैं कि हम लोग के पास इलास्टिसिटी ज़्यादा है। और इलास्टिसिटी में अगर जानना होगा तो इलास्टिसिटी हम लोग को किसी भी मेटल में हमेशा चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? कि इलास्टिक मटेरियल अगर अपना रहेगा तो ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे फोर्स लगा, डिफ्लेक्ट भी हुआ, तो ये टूटने के पहले क्या होगा, थोड़ा सा अपना ये चेंज होगा अपना शेप में, इसका इलोंगेशन बढ़ेगा, और जब वो फोर्स हटेगा तो फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये सब जो टूल्स बनते हैं ना, टूल्स जो बनता है आपका कोई भी कटिंग करने के लिए, वहाँ पे उस सब के लिए ये इलास्टिक होना जरूरी है। नहीं तो अगर ब्रिटल रहेगा, थोड़ा सा शॉक लोड आएगा, ये तुरंत टूट जाएगा।
इलास्टिसिटी में थोड़ा सा ये मूव हो जाएगा और उसके बाद फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो टूल्स वगैरह के लिए इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जरूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मटेरियल कहने का क्या मतलब है कि जस्ट अपोजिट टू द इलास्टिसिटी। इसमें क्या है, जब आपने मेटल पे फोर्स लगाया तो ये ओरिजिनल शेप से एक्सटेंड होता है, बढ़ता है और ये उतना पे बढ़ा ही रहता है। ये नहीं कि फिर से वो फोर्स जब आप रिमूव कर दिए तो ओरिजिनल शेप पे चला जाएगा। ऐसा अगर होगा तो आपका कोई चीज़ बना ही नहीं पाओगे। मान लो कि आप आयरन का एक टुकड़ा लेकर गए, आयरन का इस टाइप का एक टुकड़ा लेकर गए लोहार के पास, अब उसको बोल रहे हैं कि इसको पीट पीट कर हमें कोई और शेप बना दीजिए, पीट कर उसको इस टाइप से एक शेप दीजिए, ये फावड़ा का शेप दे दीजिए, ये आपका कि किसी चीज़ को पहुंच सके। तो अगर वो ऐसा होता तो क्या होता कि फोर्स लगाता तब तो ये चौड़ा होता, लेकिन इलास्टिक मटेरियल होता ज़्यादा तो ये फिर से ओरिजिनल शेप पे जैसा था वैसा ही बन जाता, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता। तो इसलिए कहते हैं प्लास्टिसिटी मटेरियल जो है, प्लास्टिसिटी में फोर्स को रिमूव करने पर भी यह ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, वो थोड़ा सा अपने लेंथ से इंक्रीज हो जाता है जैसा आप उसको बनाना चाहते हो। तो जैसे कॉइन वगैरह पे स्टैंपिंग कर रहे हैं तो वो अगर इलास्टिक होता तो स्टैंपिंग होता फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाता। तो इससे फ़ायदा ये है कि जैसा आप बनाए वैसा ही ये रह जाता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको आप बोल सकते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रिटेन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर लोड, रिटेन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर लोड परमानेंटली। एक बार जो डिफॉर्मेशन हो गया अब लोड देने के बाद वो परमानेंटली रहेगा। ये प्रॉपर्टी कहाँ पे ज़रूरत है, नेसेसरी है फॉर्जिंग करते टाइम। जो लोहार वगैरह करते हैं वो पीट कर शेप देते हैं, वो फॉर्जिंग कहलाता है उस टाइप का। फॉर्जिंग करने में, स्टैंपिंग करने में, इमेज कॉइन्स पे इमेज बनाने में, ये सब जगह पे ऑर्नामेंटल मतलब कि सोना चांदी का जेवर में जो होता है थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज डिक्रीज, तो वो सब में प्लास्टिसिटी का ही ज़रूरत होता है। नेक्स्ट है अपने पास डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी किसको कहते हैं, तो डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे कि मटेरियल को वायर के रूप में बनाया जा सके। इसको और डिफाइन कर सकते हैं अपन इस तरह से, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इनेबल इट टू बी ड्रॉन इनटू अ वायर विद द एप्लीकेशन ऑफ अ टेंसाइल फोर्स। अ डक्टाइल मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। कुछ डक्टाइल मटेरियल जैसे कॉपर हो गया, सबसे बेटर आपका माइल्ड स्टील हो गया, निकल हो गया, लीड हो गया, ये सब जो है आपका डक्टाइल मटेरियल। और डक्टाइल मटेरियल को अच्छे से समझिए। डक्टाइल मटेरियल कहने का मतलब है कि आप उसको, जैसे ये आपके पास अगर एक रॉ मटेरियल है, ये मोटा गुंबद मानिए स्टील का, अब इसको में डक्टिलिटी का मतलब क्या है, इसमें टेंसाइल फोर्स लगाइए और इसको खींचते जाइए, ये और पतला होते जाएगा और इसका लेंथ इंक्रीज होते जाएगा। कॉपर का है, कॉपर का आप वायर वगैरह देखते हो कितना पतला, तो वो कॉपर का एक मोटा सा रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा गुंबद होता है, उसको हम खींचते जाते हैं और खींच कर उसका खींच कर क्या बना लेते हैं, तो वायर का फॉर्म में बना लेते हैं। तो डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका आता है ब्रिटननेस जो है जस्ट अपोजिट टू द डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी के गुण का जस्ट अपोजिट है ब्रिटननेस में अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हो तो वो ना इलास्टिसिटी होगा ना अपने लेंथ से बढ़ेगा, वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा। कास्ट आयरन हो गया, जैसे शीशा हो गया, ये सब जो है। तो ब्रिटननेस को अपन डिफाइन करते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल अपोजिट टू डक्टिलिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ मटेरियल विथ लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन। ठीक है, थोड़ा सा भी फोर्स आप लगा रहे हैं परमानेंट टाइप का, वो तुरंत उसको तोड़ देगा। जैसे आपने शीशा का गिलास लिया, इस पर आपको फोर्स लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा इंक्रीज नहीं होगा, इसमें इलास्टिसिटी का गुण नहीं है, ये इंक्रीज नहीं हो, ये क्या होगा, डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा, नीचे गिरेगा, फोर्स लगेगा, ये डायरेक्ट टूट कर टुकड़ा हो जाएगा। तो शीशा हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये सब ब्रिटल मटेरियल है। लास्ट वन अपन करने जा रहे हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है, तो मेलेबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जिससे कि उसको पीट कर सीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने देखा था डक्टिलिटी में क्या हुआ था, किसी भी मटेरियल को आप लिए थे,
आप जिस भी मटेरियल को लिए थे इसको आपने खींच कर इसका लेंथ इंक्रीज किया और इसका डायज डिक्रीज किया था, लेंथ इसका इंक्रीज किया था। लेकिन यहाँ पे मेलेबिलिटी में क्या होता है, उसको सीट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, सीट के रूप में। मतलब यहाँ पे इसका एरिया डिक्रीज हुआ था, इसका डक्टिलिटी में एरिया भी डिक्रीज हुआ था और लेंथ इंक्रीज हुआ था। लेकिन सीट में मेलेबिलिटी में क्या होता है कि उसको पीट पीट कर पतला सा सीट बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे थिकनेस को डिक्रीज किया जाता है, एरिया पूरा इंक्रीज किया जाता है, थिकनेस यहाँ पे आपका पतला होते जाएगा। दैट मीन्स मान लो आप सपोज करो कि ये आपके पास एक आयरन का जो वर्क पीस है, इसको अपने को अगर ये मेलेबल मेटर है, मेलेबल आयरन है, तो ये क्या होगा, इसको पीट पीट कर हम लोग ऐसा रॉ मटेरियल ले गए और पीट पीट कर बोले उसको कि इस तरह का अपने को, इस तरह का अपन एक सीट में कन्वर्ट कर दिए, इसको पीट पीट कर इस तरह का एक सीट में कन्वर्ट कर दिए। तो अगर ये मेलेबल मेटल नहीं रहेगा तो ये सीट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये मान लो ब्रिटल मटेरियल होता, आप इसको पीटते तो ये तो चूर चूर हो जाता, कास्ट आयरन ले लेते, चूर चूर हो जाता, ये शीट में तो कन्वर्ट होना नामुमकिन था। तो मेलेबिलिटी गुण देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे कि मेलेबिलिटी मटेरियल है या नहीं है, तभी हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे घर में यूटेंसाइल, बर्तन वगैरह जो भी बना होता है, ये इस गुण के प्रॉपर्टी से। मान लो कि आपके पास इस टाइप का एक रॉ मटेरियल था, स्टील का एक बड़ा सा रॉ मटेरियल है, इसको पीट पीट कर आपको इस टाइप का प्लेट बनाना था, इस टाइप से पतला चादर बनाना था। तो ये अगर मेलेबल है, स्टील मेलेबल मेटल है, इसलिए अपन स्टील का पीट पीट कर पतला सा इसको चादर बना लेते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे और भी प्रॉपर्टी इसका बचा हुआ है, वो प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू।